फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी काफ़ी अच्छी से हो रही होगी। एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का हिस्ट्री अध्याय 10 है। इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुस्वामी और लौह स्तंभ। मरुस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रेम के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वही उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। खोटा, पिटवा और ढलवा, ये अत्यंत विकसित किस्म के लोहा था, इसका निर्माण करता था। लौह स्तंभ। महरौली। दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये लौह स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली के अंदर महरौली में ना। ये कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि ये इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। फ्रेंड्स, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। फ्रेंड्स, स्तूप के कई सारे आकार होते थे, लेकिन उनमें से एक समानता थी। प्रत्येक में एक छोटा सा डिब्बा रहता था। स्तूप के भीतर में एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था, जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख। बात करें, दांत होता था या हड्डी या राख होता था, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में इस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। देखिए, इस प्रकार से स्तूप बनाया जाता था। आज भी बना हुआ है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए ये वृत्ताकार पथ बना होता था। फ्रेंड्स, स्तूप के चारों ओर एक वृत्ताकार मतलब चारों ओर घेरा पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। जिसे वेदिका कहते हैं। देखिए, जो वृत्ताकार पथ होता था उसको क्या बोलते थे? प्रदक्षिणा। जो रेलिंग होता था उसको वेदिका कहते थे ना। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र साथ में दिया हुआ है। इसमें अमरावती ढूंढना है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। फ्रेंड्स, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं मतलब हाथ से बनाए जाते थे गुफाएं। इस तरह की कई गुफाएं हमें मूर्तियों तथा चित्र द्वारा सजाया जाता था।
इस तरह की गुफाओं को मूर्ति और चित्र द्वारा सजाया जाता था ना। देखिए ये सांची का महान स्तूप का चित्र है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो कौन से राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स ये सीटेट स्पेशल है, लेकिन एक सभी एग्जाम में आपको फ़ायदेमंद हो सकती है, जिसमें आपका एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आता हो। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक यानी अध्याय के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। कहने का मतलब जो ईंटों का प्रयोग हुआ है वो अशोक के ज़माने का है, लेकिन जो रेलिंग और प्रवेश द्वार बना है वो बाद के शासकों के काल में जोड़ा गया है। ये बाएं साइड में अमरावती की एक शिल्प कृति है। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाले फिगर, ये अमरावती की एक शिल्प कृति है। देखिए अब इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जैसे शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। देखिए जहाँ पर मंडप नाम का एक जगह होता था, वहाँ पर क्या होता था? सभा होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता था वो क्या होता था? मंदिर का शिखर होता था। ये काफ़ी कठिन भरा कार्य था, इसको काफ़ी सावधानी से बनाना पड़ता था। देखिए मानचित्र 7 में पृष्ठ संख्या 89 में महाबलीपुरम और एहल को ढूंढना है। इन शहरों में पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ का चित्र देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बाएं साइड है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। देखिए ये भीतरगांव किधर है? उत्तर प्रदेश में। ये आरंभिक मंदिर है ना। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। कितने साल पहले? 1500 साल पहले। किस चीज़ से बनाया गया था? ईंट और पत्थरों से, पक्की ईंटों से और पत्थरों से बनाया गया था। जो दाएं ओर देख रहे हैं ये महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। इसीलिए इन्हें एकास्म यानी मोनोलिथ कहा गया है। देखिए जो एक ही विशाल पहाड़ को तराश कर बनाया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? एकास्म, माना मोनोलिथ। इंग्लिश में बोले तो मोनोलिथ बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो एकास्म, जो एक ही पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों से नीचे से ईंटों की एक एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर को काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। फ्रेंड्स जो ईंट से बने मंदिर का और जो पत्थरों को तराश कर यानी पहाड़ों को तराश कर बनाए जाते थे, पहाड़ों को काट कर बनाए जाते थे, तो वो किस तरह से बनाए जाते थे थोड़ा इस पर जानने की बात है। जो ईंट से बनाया जाता था उसको नीचे से बनाते थे, जो पत्थर को तराश कर बनाया जाता था उसको ऊपर से बनाया जाता था। ठीक है, इन मंदिर को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? उम्मीद है बात तो सही है कि इसमें बहुत सारे समस्याओं की सामना करना पड़ा होगा और इसका सूची बनाने के लिए दिया गया है। देखिए दाएं एहोल का दुर्गा मंदिर, ये कहाँ है? एहोल का दुर्गा मंदिर है ना। ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। कितने साल पहले? 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे।
देखिए ये तो आम आदमी नहीं ना बना पाएंगे, ये राजा रानी का ही काम होगा, काफ़ी सारा धन खर्च होता था। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। देखिए सबसे पहला काम क्या होता था, पत्थर को ढूंढना होता था। इसके बाद काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन शिलाखंडों को एक अच्छे स्थान पर ले जाया जाता था। या पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था ना। देखिए किस तरह से बनाया जाता था। देखिए बाएं उड़ीसा का जैन मठ है। बाएं साइड की तरफ ये उड़ीसा का क्या है, जैन मठ है ना। एक पहाड़ी को खोदकर इस पर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है और कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखना है। देखिए किस तरह से बनाया गया है प्रवेश द्वार ना। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ये देखिए नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र दिया हुआ है ना। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी वो देते थे, तो बात पढ़ चुके थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जिस हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संग ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्च दिया था। देखिए ज़्यादातर खर्च तो राजा रानी उठाते थे, लेकिन जो उसको देखने आते थे तो देखने वाले लोग देखिए ज़्यादातर खर्च तो राजा रानी ही उठाते थे, लेकिन जो लोग देखने आते थे मूर्ति को तो उसके लिए बहुत सारे लोग अपने साथ उपहार भी लाते थे, गिफ्ट भी लाते थे। जैसे कि सांची के तोरण द्वार में हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक हाथी दांत लाए थे, जो सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी होते थे, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब हम इन स्थानों को देखने जाएंगे तो याद रखेंगे कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। फ्रेंड्स, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और आप लोग काफ़ी एक बार सुनकर ही आप लोग का दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए मैं काफ़ी धीरे धीरे पढ़ती हूँ और आप लोग को सोचने का भी समय मिल सके, आप लोग को समझने का भी समय मिल सके, इसलिए काफ़ी मैं स्लो पढ़ती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों की दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चित्रकला मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढना है। ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था या उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। देखिए ज़्यादातर चित्र किससे बनाए गए थे, मसालों से ना। काफ़ी गुफा में होते थे इसलिए लाइट नहीं होती थी और लाइट लगाने के लिए क्या करते थे, मसाल बड़े बड़े मसाल जलाए जाते थे, इसलिए ये सब चित्र ज़्यादातर लाल ही पाए गए हैं। और इसमें जो कलर दिया जाता था वो ज़्यादातर पेड़ पौधों के और खनिजों से मिलाए गए, खनिजों से प्राप्त कलर को दिए हैं। ये कहाँ का चित्र है, ये अजंता का चित्र है ना। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर कथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की।
इनमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए और पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी जब अभी भी इसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। देखिए, एक व्यापारी रहता था कोवलन नाम का। वो पुहार में रहता था और अपनी पत्नी कनकी की उपेक्षा का मतलब अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरे नर्तकी के साथ प्रेम करने लगा। बाद में वह कनकी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जब कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए तो वहाँ पांड्य राजा के एक दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। तो ये बात सुनकर इस बात से उन्हें काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने उस राजा को मदुरै शहर का विनाश हो जाने का श्राप दिया। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन है। एक कवि ने कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी शरीर सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। ये कहाँ का न्याय है कि गोधूली की स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है। नवागंतुक होगा ना, नवागंतुक के प्राण ले लेती है। क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये कौन बोल रही है? कनगी का दुख भरी कहानी है, दुख भरी वर्णन है, जहाँ कवि ने वर्णन किया है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, एक और कौन से महाकाव्य है? मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनाथ द्वारा लिखा गया। देखिए, मणिमेखलाई को किसने लिखा है? सतनाथ द्वारा। कितने साल पहले? 1400 साल पहले। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें किसकी कहानी? कोवलन तथा माधवी की बेटी। ये रचनाएं कई सदियों से पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। फ्रेंड्स, पुराण का कौन सा अर्थ है? शाब्दिक तो प्राचीन है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। देखिए, पुराणों में कौन सी कहानी है? विष्णु, शिव और दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। मेघदूत का एक श्लोक, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। तो यहाँ एक विरही प्रेमी जो बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो, इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर से ले जाते ठंडी हवा का वर्णन किया है। देखना है ना। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इस तरह की क्या है? ये मेघदूत का एक अंश लिया गया है ना। इन देवी देवताओं की पूजा की ये जो अंश था मेघदूत का अंश का, ये मेघदूत का कहानी श्लोक का एक अंश था, इसमें दिया गया है। और यहाँ से फिर से मैं आगे से पढ़ रही हूँ। जो देवी देवता से जुड़ी कहानियाँ हैं, इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसे
सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे जिसे लोग सुनने लगे थे, जिसे लोग सुनने आते थे। तो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। हम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। जो महाभारत की बात करें तो ये कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ है उसकी कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी किससे है? पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। कहाँ से? पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। देखिए, पुराण और महाभारत को किसने लिखा है, किसने संकलित किया है? व्यास नाम के ऋषि ने। लेकिन महाभारत में भगवत गीता भी है। देखिए, जो महाभारत है उसमें भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के अनुसार राजकुमार, जो रामायण की कथा है वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माना जाता है। देखिए, जो संस्कृत रामायण है तो उसके लेखक कौन है? वाल्मीकि। देखिए, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आप लोग या आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे या गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के साथ आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। देखिए, इस जातक कथा कहाँ से किसको दर्शाता था? स्तूप के रेलिंग तथा अजंता के चित्र को दर्शाया जाता था। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। देखिए कैसी कहानी दिया हुआ है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो तो क्या हुआ, वो राजा काफ़ी थक चुका था। जब बंदर की राजा की मृत्यु पर उसे शौक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान किया। जब राजा ने देखा बंदर की मृत्यु हो गया तो उसे काफ़ी दुख हुआ और उसके सम्मान में क्या क्या उसे बंदर को उस राजा ने बंदर को काफ़ी सम्मान दिया। मध्य भारत में भरूच के एक ही स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। देखिए कहाँ बनाया गया है? मध्य भारत में भरूच मध्य भारत में कहाँ पर है? मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए, जहाँ पर मध्य भारत के भरूच जगह में एक स्तूप में ये पत्थर पर दर्शाया गया है, बनाया गया चित्र है। विज्ञान की पुस्तकें
इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तिका लिखी। देखिए, एक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है तो वो डूबता है, लेकिन लगता कैसे, रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतना ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ। फ्रेंड्स, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता भी थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाना है। देखिए, शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी। जो गिनती की पद्धति थी ये अरब देश से अपनाई गई थी और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद, देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक यानी प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के और सुश्रुत यानी चौथी शताब्दी ईस्वी के। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की उल्लेखनीय पुस्तक है। अपने रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। जो चरक है वो औषधि शास्त्र का विशेषज्ञ है, उसका बुक लिखा गया है और औषधि शास्त्र का बुक लिखा है, और जो सुश्रुत संहिता है उसमें शल्य चिकित्सा की विधि को लिखा गया है। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुई। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप ये चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ था। अमरावती 2000 साल पहले हुआ था। कालिदास 1605 साल पहले हुआ था। लोह स्तंभ भितरगांव का मंदिर है। अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 15 साल पहले हुआ था। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले हुआ था। एक तिथियों पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटना और प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो हम पढ़ते होंगे उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे कि पुरापाषाण युग अध्याय 2 में तिथियों लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई। मेहरगढ़ में कृषि का पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में की गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ है और ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईस्वी पूर्व हुआ था। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईस्वी पूर्व था। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईस्वी पूर्व से 331 ईस्वी पूर्व के बीच था। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक था। कनिष्क शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी तक था। शायद में इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी पूर्व था। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 पूर्व था। चीनी यात्री स्वयं संघ का भारत आक्रमण 630 से 643 ईस्वी पूर्व था। पुलकेशिन द्वितीय का शासन लगभग 609 से 642 ईस्वी पूर्व था। कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में हमें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहासकार इस बात का एकमत नहीं हो पाए हैं सही तिथि क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई है। तिथियां इस बात का संकेत करती है कि यह तिथियां निश्चित नहीं है। देखिए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें इस बात का संकेत है कि इसमें कोई तिथियां निश्चित नहीं है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम लोग देखे थे ना, ये कनिष्क का शासन का, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए, मानचित्र है, इसमें दिया हुआ था, हम लोग पहले बोले थे देखने के लिए, देख लेते हैं एक नज़र। सबसे ऊपर लद्दाख लेह है। श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश शिमला, देहरादून उत्तराखंड नेपाल, बिहार पटना झारखंड रांची। इधर पूर्वी में पश्चिम बंगाल, भूटान दिसपुर, शिलोंग मेघालय, बांग्लादेश अगरतला, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर नागालैंड कोहिमा, नागालैंड इम्फाल, मिजोरम, इधर म्यांमार। देखिए कर्क रेखा है बीच में, या गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर बांग्लादेश को पार करके मिजोरम तक है। इस तरह से ये मानचित्र में दिया हुआ है सारे राज्य का नाम, राज्य राजधानी भी है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर इस तरह से समाप्त हुई है और मेरी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। फिर से मैं दोहरा दी और अच्छा से आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है, लेकिन जितने पुराने एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है उतना न्यू एनसीईआरटी से कम ही आ सकता है। पहले बार भी हम लोग देखे थे न्यू एनसीईआरटी से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादातर ओल्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोग ध्यान से इस तरह से सुनेंगे तो आप लोग का हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या कोई भी SST पेपर में सब्जेक्ट रहे, आप लोग का तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।